जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से जो क़यादत हमारे सामने आती है वोट मांगने के लिए, असल में वो मुस्लिम क़यादत नहीं होती, वो मुस्लिम चेहरा होती है जो पार्टियां अपने एक तर्जुमान के हैसियत से रखती हैं। मुसलमान अवाम ये समझती है कि हम इसको वोट दे रहे हैं अपने हल्के से, ये मुसलमानों की जाकर तर्जुमानी करेंगे, मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। हकीकत में वो पार्टियों के तर्जमान होते हैं, वो वही करेंगे जो उनको पार्टी और इजाज़त हासिल करने के लिए सियासत में हिस्सेदारी चाहिए। ताबेदारी से कभी भी आप काम नहीं चला सकते। जब तक मुसलमान हिस्सेदार नहीं बनता, जब तक पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद के मुताबिक वहाँ पर हमारे MPs MLA नहीं जाते, उस वक्त तक कोई इसका हल नहीं निकल सकता। तो मुसलमान यहाँ पर ताबेदार है, उसे हिस्सेदार बनना पड़ेगा। हिस्सेदार बनेगा तब ये सब प्रॉब्लम जो है हल होंगी, नहीं तो रोज़ाना एक पूरी आवाम हल होगी। दूसरी करते हैं कि उस मुजाहरे में शिरकत करें। उसकी वजह है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मालेर कोटला से और पंजाब से तकरीबन 30 साल का पुराना रूहानी और क़रबी ताल्लुक़ है, और यहाँ का मुसलमान दिली तौर पर इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके मुहसिन के साथ कोई नाइंसाफ़ी करे। लिहाजा यहाँ पर इंशाअल्लाह जो मुज़ाहरा हो रहा है वो बिल्कुल शानदार होगा और अपने में एक मिसाल होगा। यूपी ATS द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी ਨੂੰ गिरफ्तार किए जाने तो बाद मुस्लिम भाईचारे ਵਿੱਚ काफ़ी रोस पाया जा रहा है। इसे कड़ी ਵਿੱਚ कल मलेरकोटला ਦੇ सरहदी गेट विखे एक रोस रैली की जा रही है, जिस ਵਿੱਚ समूह मुस्लिम भाईचारा ਅਤੇ मुस्लिम तंजीमां शिरकत करनगियां। इसे कड़ी ਵਿੱਚ एक मुलाकात मौलाना मुस्तफा यज़दानी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ गई, जो कि मलेरकोटले ਦੇ ਵਿੱਚ मौलाना कलीम सिद्दीकी ਦੇ अंडर ਚੱਲਣ वाले एक मदरसे ਦੇ संचालक ਹਨ। आओ मिलवाने ਤੁਹਾਨੂੰ मौलाना मुस्तफा यज़दानी साहब ਦੇ ਨਾਲ, जो मदरसा ये चला रहे हैं मलेरकोटले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ मदरसा जो है बेसिकली मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ਦੇ अंडर चल रहा है और काफ़ी देर तो चला रहे हैं कि इत्थे पढ़ाया जाता है। और इस मदरसे का निज़ाम चलाने वाले जो संचालक हैं साढ़े नाल हैं मौलाना मुस्तफा यज़दानी साहब। आओ करवाने गल थोड़ी। मौलाना साहब वेलकम थोड़ा साढ़े चैनल रीसेंट टाइम के। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। मौलाना साहब थोड़ा सा बताएं, जो मदरसा ये है चल रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के नाम के साथ मंसूब है, तो आप ये बताएं क्या क्या पढ़ाई होती है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सैयद अबुल हसन अली नदवी इस मदरसे का नाम है, और सन 1994 में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम के ज़रिए कायम किया गया था, और उस वक्त से लेकर आज तक ये गरीब बच्चों को तालीम देता है, और जो दूर दराज इलाक़ों में देहातों में बच्चे रहते हैं उनको लेकर आते हैं, उनका खाना कपड़ा रहना सब कुछ मदरसा देता है। और शहर से इस वक्त तकरीबन 250 बच्चे इस इदारे में आते थे, जो कोरोना से पहले। अब बच्चों की तादाद कुछ कम हुई है, तकरीबन हैं 60-70 बच्चे वो हैं। और 8वीं क्लास तक ये मदरसा मंजूर शुदा है, यानी पंजाब एजुकेशन बोर्ड के तहत 8वीं क्लास तक मंजूर शुदा है। ये हिफ्ज़ नाजरा प्राइमरी की मुकम्मल तालीम दी जाती है, और बच्चे यहाँ पर तरबियत सीखते हैं, रहना सहना सीखते हैं, और तालीम भी हासिल करते हैं, और उनकी सारी ज़िम्मेदारी सारा ख़र्च मदरसा बर्दाश्त करता है। मौलाना साहब यहाँ से एक सवाल जो मेरा है वो ये है आपसे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी यूपी ATS द्वारा की गई है, उसको आप कैसे देखते हो, क्या कारण रहे होंगे? हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हुकूमत के पास आवाम के सामने बताने के लिए उसके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, और एक सियासी हथकंडा है, सियासी हरबा है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, और हिंदू मुसलमान का जो एक BJP का कंसेप्ट है वो लोगों के सामने लेकर जाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से कितना सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। ये गिरफ़्तारी सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हथकंडा है, जो अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए किया गया है। मौलाना साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अगर उन पे हाथ डाला जा सकता है तो क्या लगता है कि जो हमारे दूसरे उलेमा हैं, क्या उन पे भी इस किस्म की कोई कार्रवाई है की जा सकती है? आपको क्या लगता है? इसमें कोई शक ही नहीं है। हुकूमत जब ज़रूरत महसूस करेगी
और जिसको गिरफ़्तार करना चाहेगी अपने अपने मंसूबे के तहत गिरफ़्तार करेगी और तमाम मुस्लिम मसाइल को टारगेट करेगी, जिससे उसको एक सुपरमेसी नज़र आए कि भाई मुसलमानों को हमने यहाँ पर ज़लील किया हुआ है और मुसलमानों को, अक़लियतों को हिरासा किया हुआ है, ताकि वो शिद्दत पसंद और मुट्ठी भर जो मुतशद्दिद और इंतहा पसंद जमात हैं उनको खुश किया जाए और वो खुश होकर आवाम के अंदर बीजेपी का खूब प्रचार करें और उसको दोबारा सरकार में आने का मौका दें। किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, किसी को भी और कुछ भी किया जा सकता है, चाहे मस्जिदों को तोड़ा जाए, चाहे आसाम में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जाएँ, चाहे बाराबंकी की मस्जिद को तोड़ दिया जाए। हर वक्त हर जगह कोई भी गुंडागर्दी की जा सकती है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं कि मुस्लिम जो सियासी रहनुमा हैं वो भी आप लगा के चलो, चाहे थोड़े चाहे बहुत, वो हर एक असेंबली में और देश की संसद में भी मौजूद हैं, तो इस बात को वो क्यों नहीं उठाते? उनकी मजबूरियां होती हैं। असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी के हम लोग शिकार हैं, जिसमें हमारी मुस्लिम आवाम भी शिकार है। जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से जो क़यादत हमारे सामने आती है वोट मांगने के लिए, असल में वो मुस्लिम क़यादत नहीं होती, वो मुस्लिम चेहरा होती है जो पार्टियां अपने एक तर्जुमान के हैसियत से रखती हैं। मुसलमान अवाम ये समझती है कि हम इसको वोट दे रहे हैं अपने हल्के से, ये मुसलमानों की जाकर तर्जुमानी करेंगे, मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। हकीकत में वो पार्टियों के तर्जुमान होते हैं, वो वही करेंगे जो उनको पार्टी इजाज़त देगी। अगर पार्टी की गाइडलाइन से कुछ हटकर करना चाहें तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार है कि जो कायद हैं, जो बड़े बड़े कायद हैं, तो ये अपने पार्टियों के तर्जमान हैं, ये मुसलमानों की क़यादत और मिल्लत के कायद नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। ये तो आपने एक प्रॉब्लम बता दी। अब इसका अगर मैं हल की बात करूं कि इसका हल है, इसके हल के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? मुसलमानों को, हमारा जो मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर इंसान को आज़ादी है कि अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करे और हुकूक़ हासिल करने के लिए सियासत में हिस्सेदारी चाहिए। ताबेदारी से कभी भी आप काम नहीं चला सकते। जब तक मुसलमान हिस्सेदार नहीं बनता, जब तक पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद के मुताबिक वहाँ पर हमारे MPs MLA नहीं जाते, उस वक्त तक कोई इसका हल नहीं निकल सकता। तो मुसलमान यहाँ पर ताबेदार है, उसे हिस्सेदार बनना पड़ेगा। हिस्सेदार बनेगा तब ये सब प्रॉब्लम जो हैं हल होंगी, नहीं तो रोज़ाना एक प्रॉब्लम हल होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अभी बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, उसका हंगामा ख़त्म नहीं हो पाया, 3 तलाक़ का मसला खड़ा हो गया, 3 तलाक़ का मसला, फिर मस्जिद का मसला खड़ा हो गया बाराबंकी का, फिर उमर गौतम साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, जहांगीर साहब को गिरफ़्तार कर दिया गया, यहाँ NRC का मसला खड़ा कर दिया गया। तो इस तरीके से मुसलमानों को उलझा कर रखने की कोशिश की जाएगी कि एक मसला आप हल नहीं कर सकेंगे, वो खामोश नहीं हो पाएगा कि दूसरा मसला उठा दिया जाएगा, ताकि हमारी आवाम इसमें उलझती रहे। तो लिहाजा सब कुछ छोड़कर मुसलमानों को चाहिए कि वो सियासी हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करें और पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारी नुमाइंदगी मौजूद हो। मतलब अभी जो कल जुमे के रोज़ मलेरकोटला में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए उनके हक़ में मुजाहरा हो रहा है, तो उसमें क्या शिरकत कर रहे हो आप? जी, हम शिरकत ही नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम करने वालों में हम शामिल हैं और पूरी आवाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि उस मुजाहरे में शिरकत करें। उसकी वजह है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मालेरकोटला से और पंजाब से तकरीबन 30 साल का पुराना रूहानी और क़रबी ताल्लुक़ है और यहाँ का मुसलमान दिली तौर पर इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके मुहसिन के साथ कोई नाइंसाफ़ी करे। लिहाजा यहाँ पर इंशाअल्लाह जो मुजाहरा हो रहा है वह बिल्कुल शानदार होगा और अपने में एक मिसाल होगा। मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ, बिरादरान वतन जो सेकुलर मिजाज रखते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कल के मुजाहरे में शरीक हों और यूपी हुकूमत को ये पैगाम दें कि पंजाब का मुसलमान इस किस्म की गुंडागर्दी और इस तरह की गंदी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेगा और हज़रत मौलाना इतना ज़ोर डालें कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को वो रिहा करें। शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया और अपने कीमती अल्फाज के साथ नवाजा हमारे व्यूअर्स को, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਜਤਬਾ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।